बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 181 मुलाहिज़ा फरमाएँ। मशकूक शख्स को भी शानी ने इस शर्त पर अनवार अहमद को दे दिया कि उस पर बेजा सख्ती नहीं की जाएगी। कल रात पकड़ा जाने वाला शख्स भी अनवार अहमद की तहवील में था। अनवार अहमद ने कहा, बीबी, इस मामले को रोकने के लिए कुदरत पर हाथ डालना ज़रूरी हो चुका है। कुदरत पर हाथ डालने में जितनी देर होगी यह मसला उतना ही बिगड़ेगा। तुम अच्छी तरह जानते हो अनवार, कुदरत पर हाथ डालना आसान नहीं है और मैं नहीं समझती कि उसके पकड़े जाने से ये मामला ठीक हो जाएगा। क्या पता ये और बिगड़ जाए। कल रात जिस बंदे को पकड़ा गया है उसका नाम खशमत है। उसने अंधेपन का ड्रामा रचाया हुआ था। वो बिल्कुल ठीक है। उसने एतराफ़ किया है कि वो कुदरत के मुल्तान वाले आस्ताने से आया है। उसे पिस्तौल भी आस्ताने ही में दिया गया था। इसके अलावा खंजर को जहर की पान लगाने के लिए जहर दिया गया था और यह पूरा तरीका बताया गया था। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम्हें पता ही है कि कुदरत का मौक़िफ़ क्या है। वो कहता है कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। उसने लाहौर में पकड़े जाने वाले हमलावर से भी बिल्कुल ला ताल्लुकी का इज़हार किया था। वो ज़ाहिरी तौर पर उन लोगों की मज़म्मत भी करता है। चंद दिन पहले भी अखबार में उसका बयान आया है। उसने कहा है कि वो अपनी बीवी की मौत का बदला किसी से लेना नहीं चाहता। अगर कोई शख्स इस तरह की बात करता है तो वो उसकी ज़ाती सोच है। मगर ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती होंगी बीबी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर है। रुस्तम की मौत के बाद कुदरत आपकी जान का दुश्मन है। शानी के दिल पर गुंसा सा लगा। जब भी कोई इस अंदाज में बात करता था वो अंदर से तड़प कर रह जाती थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। वो किसी को बता नहीं सकती थी कि वो रुस्तम की बीवी है और उसकी ज़िंदगी की आस पर जिंदा है। क्या बात है, आप चुप हो गई हैं? अहमद ने कहा, कुछ नहीं। शानी ने बात बदली। मैं कुदरत के हथकंडों का जवाब उसी के अंदाज से देना नहीं चाहती। फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन कुछ भी है बीबी, अब कुदरत से बात किए बगैर चारा नहीं है। मैं कल एक तारीख पर लाहौर जा रहा हूँ। कुदरत भी लाहौर में है। अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूँ। इसी दौरान में शानी के ताया मासूम भी अंदर आ गए। इंस्पेक्टर ने उठकर उनसे मुसाफा किया। ताया मासूम बोले, कुदरत की क्या बात हो रही है? चौधरी साहब, जो नई शहादतें मिली हैं उसके बाद कुदरत से बात करना ज़रूरी हो गया है। तो करो ना उससे बात। कब करोगे? जब उस बज़ात की वजह से यहाँ किसी का खून हो जाएगा। ताया मासूम गुस्से से बोले, मैं यही बात कर रहा हूँ लेकिन छोड़ो अहमद। अब इन बदजातों की इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे गांव में ही नहीं हमारे घर के अंदर तक घुस आए हैं। और उनका हेड वही खबीस है जो हजरत साहब बनकर ऊंचे तख्ते पर बैठा हुआ है। वही सारी डोर हिला रहा है। कल पकड़े जाने वाले बंदे का नाम खशमत है और ये कुदरत के खास लोगों में शुमार होता है। उसने इकबाल किया है कि उसको पिस्तौल कुदरत के आस्ताने से फराहम किया गया था। खंजर भी उसे वहीं से मिला था और उसे जहर में बुझाने का तरीका भी समझा दिया गया था। ताया मासूम ने कहा, मैं कानून को ज़्यादा नहीं जानता, पर मेरा ख्याल है कि इस बयान के बाद कुदरत और उसके ख़ास जेलों के खिलाफ FIR कट जानी चाहिए। मैं कल लाहौर जा रहा हूँ जी। मैं इस बारे में कुदरत से खुलकर बात करता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा। शानी खामोश बैठी रही, ताहम उसके चेहरे से अया था कि वह सूरत हाल को बेहतर नहीं समझ रही। उसे इसमें मज़ीद फसाद की बू आ रही थी। करीबन 3 घंटे बाद जायदा के दोनों बच्चे 9-10 साला सरमद और 6-7 साला आशी रंगवाली की हवेली में पहुंच चुके थे। माँ बच्चों का मिलाप दीदनी था। सरमद के हाथ में एक स्कूल बैग भी था, लेकिन उनमें किताबों की बजाय गालबन नकदी और जेवर वगैरह मौजूद थे। ये चीज़ें वो अपने वालिदैन की हिदायत पर साथ ले आया था। इससे अंदाज़ा होता था कि दोनों मियाँ बीवी मौजूदा सूरत हाल से कितने खौफजदा हैं। वो फ़िलहाल गोजर खान वापस जाने का कोई इरादा न रखते थे। शानी ने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर प्यार किया और उनके सर चूमे। वो इसके लिए सिर्फ बच्चे ही नहीं थे और रुस्तम के बांजा और बांजी भी थे। वो उन्हें एक ममानी की हैसियत से भी मिल रही थी। इसे सरमद के खदोखाल में रुस्तम की झलक नजर आई और वह बेसाख्ता उसका रुखसार चूमने पर मजबूर हो गई। यह 2 रोज़ बाद का वाक़या है। मुलाजमा मजीदा ने शानी को आकर बताया कि मेहमान खाने में बाबर उसे बुला रहा है। जख्मी होने के बाद वो नारपुर वापस जाना चाहता था, मगर ताया मासूम और शानी की इसरार पर यहीं रुक गया था। रंगवाली का डॉक्टर इरफान हवेली ही में आकर बाबर की मरहम पट्टी कर रहा था। शानी मेहमान खाने पहुंची तो बाबर गाँव तकिए के सहारे बिस्तर पर बैठा था। डोला उसे हल्की फुल्की बातें कर रहा था। मुन्ना शानी की गोद में था। शानी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या बात है बाबर, मुझे अब जाने की इजाज़त दे दे। अगर आपको शक है तो मैं आपको चलकर बल्कि सीढ़ियाँ उतर कर दिखा देता हूँ। नहीं, कम अज़ कम 1 दिन और रहो। 1 दिन और रहने से क्या होगा? वहाँ फसल संभालनी है, बहुत सा काम पड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ वहाँ फसल संभालने के लिए बहुत से लोग हैं। तुम बहाने ना बनाओ, चुपके से पड़े रहो। यहाँ जो आराम तुम्हें मिल रहा है वहाँ नहीं मिल सकता। हाँ जी, ये बात तो सही है।
बाबर ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर शानी बोली, बाबर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पहले शादी करके कौन सा सुख पाया था जी। अब तो कोई वक्री टाइप की और बड़ी चंगी लड़की मिलेगी तो सोचूंगा। बाबरे की शादी 6-7 साल पहले हुई थी। लड़की उसे काफ़ी छोटी उम्र की थी और बड़ी तेज़ मिजाज भी थी। बाबरा उससे बढ़कर तेज़ मिजाज था। लड़की को अपने जहेज में मिलने वाली 10 मुरब्बा ज़मीन का गुरूर था। दूसरी तरफ बाबरे को अपनी चुतराहट का नशा था। नतीजा सिर्फ 6 महीने बाद तलाक की सूरत में निकल आया था। उसके बाद से बाबरा गैर शादीशुदा था और अब तो बाबरा रहा ही नहीं था। शराब, जुआ, औरत बाजी सब कुछ छूट गया था। कई लम्हे ऐसे ही काया पलट होते हैं। बाबर की ज़िंदगी में ये लम्हा तब आया था जब चौधरी बशीर ने गज़ब से मगलूब होकर बाबर को जान से मारना चाहा था, लेकिन शानी बाबर गजीदा होने के बावजूद उसकी मौत के सामने दीवार बन गई थी। उसके बाद बाबर ने नारपुर की चौधरियों में रहते हुए भी दरपर्दा शानी की मुश्किलों को आसानियों में बदला था। शानी की निगाह में बाबर का सबसे बड़ा काम ये था कि उसने अपने ताऊ शाम की गिरफ्त से शानी को छुड़ाने के लिए किरदार अदा किया था। अब 3 दिन पहले जो वाक़या हुआ था उसकी अहमियत भी कम ना थी। अपने मुखबर की इतला पर बाबर ना सिर्फ रंग वाली पहुंचा बल्कि शानी को इस दूसरे हमलावर से भी बचाया जो किसी तरह शानी के कमरे तक पहुंच चुका था। आपकी सोच में खो गई हो शानी बीबी, बाबर की आवाज़ ने शानी को चौंका दिया। सोचती हूँ तुम्हारे लिए किस किस्म की लड़की अच्छी रहेगी, जो बहुत हंसमुख हो, बहुत मिलनसार और परले दर्जे की फजूल खर्च भी। लगता है नारपुर में तुम्हारी ज़मीनों की आमदनी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ तो गई है, लेकिन ये बरकरार तब रहेगी जब बाप और ताया मुझे यहाँ से वापस जाने देंगे। इस वक्त मेरा नारपुर में होना बहुत ज़रूरी है। बस 2-3 दिन में कटाई शुरू हो रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला, भाई इतना ज़रूरी है तो मैं नहीं रोकूंगी। अव्वल तो मैं भी नहीं रोकूंगा, मुन्ने ने तोतली ज़बान में कहा। बाबर ने उसे अपनी तरफ खींच कर प्यार किया। उसके साथ ही थोड़ी सी गुदगुदी भी की। मुन्ने ने मस्ती में आकर ऐसे जोर से टांग चलाई कि उसकी एड़ी सीधी बाबर के जख्म पर लगी। वो करा उठा। देखते देखते सफ़ेद पट्टी पर खून नमूदार हो गया। शानी ने मुन्ने को डांटा और खींचकर बिस्तर से नीचे उतारा। उसने डोले से कहा कि उसे लेकर बाहर चला जाए। खुद वो बाबर की पट्टी खोलकर इसका जख्म देखने लगी। खून मुसलसल रिस रहा था। शानी स्पिरिट और एंटीबायोटिक पाउडर ले आई। बाबर के मना करने के बावजूद वो दोबारा पट्टी बांधने में उसकी मदद करने लगी। साथ साथ वो मुन्ने की हरकत के लिए उससे माजरत भी कर रही थी। आप कैसी बातें करती हैं जी, वो बच्चा है, और सिर्फ बच्चा ही नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है। इसका ये मतलब तो नहीं कि बहुत प्यारा बच्चा जो चाहे कर सकता है। प्यारी सूरत के लिए कुछ न कुछ रियायत अपने आप ही निकल आती है। मेरा छोटा भतीजा फयाज भी बिल्कुल ऐसा ही है, बाबर ने जल्दी से कहा। शानी ने देखा ताया मासूम दरवाजे में आन खड़े हुए थे और उसे बाबर की पट्टी करता देख रहे थे। क्या हुआ बाबर पुत्र को? उन्होंने वहीं खड़े खड़े पूछा। कुछ नहीं ताया जी, जख्म जरा दुख गया है, बाबर ने कहा। मुन्ने ने टांग चलाई है। शानी ने तफसील बताई। 1 नंबर का बदमाश है, ताया मासूम बोले। फिर जरा तवक्कुफ करके कहने लगे, शानी पुत्र फारिग होकर जरा मेरी बात सुनना। जी अभी आती हूँ, शानी ने कहा। कुछ देर बाद वो ताया के कमरे में उनके सामने रंगीन पायों वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। ताया अपनी सफ़ेद दाढ़ी में उंगलियां फेरते हुए गहरी सोच में गुम थे। उनके दाएं हाथ की उंगलियां तस्बीह पर गर्दिश कर रही थी। वो कुछ देर तक शानी को देखते रहे, फिर उन्होंने कहना शुरू किया, दी रानी, बंदे को ज़िंदगी में बहुत से फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो उसकी मर्जी के बिल्कुल मुताबिक नहीं होते। कभी ये फैसले ज़माने की वजह से करने पड़ते हैं और कभी अपने मज़हब की वजह से, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत ज़माने और मज़हब दोनों की वजह से पड़ती है और ये फैसले ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। यहाँ तक कहकर ताया मासूम ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर बात जारी रखते हुए बोले, तुम्हारे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है शानी पुत्र, और ये दुनिया बड़ी बेरहम है। यहाँ अकेली औरत के लिए हर कदम पर आफते ही आफते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं ताया जी? फाखिर की मौत के बाद तुम बिल्कुल तनहा ज़िंदगी गुजार रही हो, ऐसा कब तक रहेगा? मैं तनहा नहीं हूँ ताया जी, आप सब मेरे अपने हैं और मेरे साथ हैं, और फिर मेरी बाबू की निशानी मुन्ना मेरे साथ है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ताया मासूम शानी की बात सुनी अनसुनी करते हुए बोले, मेरा दिल चाहता है कि तू हमेशा इस हवेली में रहे। तूने इस बर्बाद हवेली को एक नई ज़िंदगी दी है। ये सारी इमारत और यहाँ के सारे फूल पौधे और यहाँ के रहने वाले लोग सब फिर से जी उठे हैं। मैं नहीं चाहता कि अब तू कभी यहाँ से जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तू सारी ज़िंदगी एक बेवा की तरह गुजार दे। शानी के सीने पर एक गूंसा सा लगा, मगर खामोश रहना इसकी मजबूरी थी। ताया मासूम ने कहा, मैं तेरे लिए हमेशा एक दरमियानी रास्ता ढूंढता रहा हूँ, कोई ऐसा शरीफ बंदा जो तू इसे ब्याह करे और तुझे यहाँ से ले भी ना जाए। तू हमेशा यहाँ रंगवाली में हमारे पास रहे और रहे भी सुहागन बनकर। आप कैसी बातें कर रहे हैं ताया जी?
मैं जिस हाल में हूँ बिल्कुल खुश हूँ। मुझे कोई कमी नहीं है और ना कभी होगी। नहीं धी रानी, कमी है, और तुम्हारे बुजुर्ग की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की इस कमी को पूरा करने के बारे में सोचूं, और मैंने बड़ी हद तक सोच भी लिया है। एक बंदा मेरी नज़र में ऐसा है जो मेरी और तुम्हारी सारी शर्तों पर पूरा उतर सकता है। शानी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था और सीने में धुआं सा भर रहा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ताया से क्या कहे। वो तकिए से टेक लगाए अपनी धुन में बोलते चले जा रहे थे। उन्होंने आज ऐसे तहिया कर लिया था कि शानी के रद्द-ए-अमल की परवाह किए बगैर सब कुछ इससे कह देना है। उन्होंने कहा, नारपुर वालों ने हमारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, पर सारे के सारे नारपुरी तो एक जैसे नहीं हैं। वो सियाने कहते हैं ना कि अच्छों में बुरे और बुरों में अच्छे लोग होते हैं। अब इस बाबर की मिसाल ही ले लो। सुना था कि किसी चोट की वजह से लोग बदल जाते हैं, लेकिन जिस तरह बाबर बदला है कोई कहाँ बदला होगा। लगता है कि ये वो बाबर है ही नहीं। कारोबारी तौर पर भी बाबर हमारे साथ बहुत ताउन कर रहा है। इसने अपने तेल के कारखाने के लिए सबसे ज़्यादा मकई और सूरजमुखी हमारे पास ही उठाया है। मैंने पिछले महीने तुम्हें बताया तो था सब कुछ, लेकिन इन बातों का मुझसे और मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है ताया जी? शानी ने नहायत अर्ज़दा लहजे में कहा। ताल्लुक इसी तरह बनते हैं ना शानी पुत्र। मेरी बूढ़ी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो तुम नहीं देख रही हो। मुझे जो बाबर में सबसे ख़ास चीज़ नज़र आ रही है वो उसका इखलास है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो जो कुछ कर रहा है बगैर किसी मफाद और लालच के कर रहा है। अभी उसने किसी को बताया नहीं, पर मैं जानता हूँ कि वो रंग वाली से बाहर डेक दाले के साथ साथ काफ़ी ज़मीन खरीदने का इरादा रखता है, और मुझे यकीन है कि वो सिर्फ खरीदेगा नहीं, उसे आबाद भी करेगा। शानी खामोश रही। वो वहाँ से उठ जाना चाहती थी, मगर ताया के सामने से यूं उठ जाना भी उसके लिए आसान था। वो रंग वाली की छोटी चतुरानी थी, करोड़ों की जायदाद की इकलौती मालिक, लेकिन अपने बड़ों के एहतराम की आदत उसे नस्ल दर नस्ल विरसे में मिली थी। वो एक आम लड़की की तरह सर झुकाए अपने बुजुर्ग के सामने बैठी हुई थी। खामोशी के एक तवील वक्फे के बाद ताया मासूम ने जैसी हिम्मत करके कहा, शानी पुत्र, मैं तुम पर अपनी और दूसरे बुजुर्गों की तरफ से कोई फैसला नहीं ठोंसूंगा और ना ठोंसना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो। अगर किसी तरह बाबर जैसा बंदा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी ज़िंदगी आबाद हो सकती है। प्लीज़ ताया जी, शानी बस इतना ही कह सकी। इसकी आवाज़ गले में रुक गई और वो तेज़ी से उठकर बाहर निकल आई। इसकी आंखों में आंसू थे। वो सीधी अपने कमरे में गई। कमरा खाली था। इसने अंदर से कुंडी चढ़ाई और बिस्तर पर गिर कर फूट फूट कर रोने लगी। तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम क्यों मुझे इतना दुख दे रहे हो? मैं लोगों को क्या बताऊं तुम्हारे बारे में? वो सिसकने लगी। पता नहीं वो कब तक इस तरह पड़ी रही। आंसू बह जाने से दिल का बोझ कुछ हल्का महसूस होने लगा। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर इसकी रगों में एक बार फिर खून की गर्दिश तेज़ हो गई। कनपटियाँ जैसे जलने लगी। दूसरी तरफ एक मनहूस आवाज़ डिप्टी रियाज हिटलर की आवाज़ थी। हेलो, मैं डिप्टी रियाज बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात है? शानी ने खुद को संभालते हुए कहा। नसीबे दुश्मना, जुकाम लगा हुआ है, आवाज़ कुछ भारी भारी है। बेहतर है कि तुम काम की बात करो। काम की बात यह है कि मेरे पास एक डॉक्टर है जो हैजे का बहुत अच्छा इलाज करता है। इसका नाम हेड कांस्टेबल जलाल है, लेकिन पुलिस लाइन में इसे जलाल की बजाय प्यार से जल्लाद कहते हैं। और तुम्हें पता ही होगा कि नाम ऐसे नहीं पड़ जाते, उनके पीछे कोई वजह सजा होती है ना। ये जलाल अपने कब्जे में आए हुए बंदे को नींबू की तरह निचोड़ देता है। तो तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बात बड़ी सीधी है। तुम ताया भतीजी को चुदराहट और लीडरी का हैजा हो रहा है। इस हैजे का मैं ऐसा इलाज करवा सकता हूँ कि तुम्हारी अगली 3 नस्लों को ये शिकायत ना होगी। क्या किया है हमने? वो एक लंबी डकार लेकर बोला। तुम्हें अच्छी तरह पता है बीबी जान है कि तुमने क्या किया है। तुम समझ रही हो कि अब तुम्हारे हाथ पांव चंगी तरह फैल गए हैं। अब तुम कुदरत साहब से अगले पिछले बदले ले सकती हो, और तुम्हारा मास्टर माइंड है वो तुम्हारा बुढ़ा ताया। वो तुम्हारी बेड़ियों में बारी बारी वट्टे डालकर कब्र में चला जाएगा और पीछे रह जाओगी तुम और तुम्हारी मलूक जिंदड़ी। अगर ये जिंदड़ी मेरे कब्जे में आ गई ना तो तुम्हारी सारी लीडरी नाक के रास्ते पतले पानी की तरह निकलवा दूंगा। देखो डिप्टी रियाज, जबान संभाल कर बात करो। मैं ताया के बारे में तुम्हारी गंदी जबान से एक लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगी। अगर ये गंदी जबान तुम्हें कुछ सुनाने पर आ गई ना तो ऐसी बातें सुनोगी कि सर से पांव तक तुम्हारे अंदर मिर्चें ही मिर्चें भर जाएंगी। और तुम्हें ये भी बता दूं, जिस किले पर बंद कर तुम 2 लतियां झाड़ रही हो ना, मैं वो भी उखाड़ कर तेरे हाथ पर रख दूंगा। इसलिए अब ज्यादा मान ना कर खाजी शाह जी का। डिप्टी रियाज की आवाज में गजब के शोले फुनकार रहे थे। शानी के जिस्म पर ठंडा पसीना आ गया, लेकिन इसने खुद को टूटने नहीं दिया। वो बोली, डिप्टी रियाज,
हमारे दरमियान बात हुई थी कि हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। अब तुम फिर अपनी टांग हमारे मामलात में घुसेड़ रहे हो। शुक्र कर बीबी जान है, मैं सिर्फ टांग घुसेड़ रहा हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं वो इज्जत माब खोता हूँ जिसने कभी किसी कुत्ते बिल्ले को अपने ऊपर सवारी नहीं करने दी। और जहाँ तक मुआहदे की बात है तो वो मैं नहीं तोड़ रहा, तुम ताया भतीजी तोड़ रहे हो। तुम कुदरत पर हाथ डालने का सोच रहे हो और अपनी सारी खिड़कियां खोल कर सुन लो, मैं तुम लोगों को कुदरत के करीब भी नहीं फटकने दूंगा। शानी ने कमजोर आवाज में कहा, वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उससे कानून निपटेगा और तुम मेरी खिलाफ वर्जी कर रही हो। तुमसे गाहक निपटेंगे, मैं तुम्हें तवाइफ बनाकर लाहौर की हीरा मंडी में ना बिठा दूं तो मेरा नाम बदल देना। रियाज हिटलर की आवाज आतिश फिशां थी। शानी का गला खुश्क हो गया। रियाज, तुम बात को बढ़ा रहे हो। मैं बात को घटा रहा हूँ, बढ़ाऊंगा तो तुम ताया भतीजी कल दोपहर तक थाने में नजर आओगे। और मैं तुम्हें फिर बता दूं, मैं आदमी आखिरी फिक्रे में रियाज ने खुद को एक गलीज गाली दी। शानी ने फोन बंद कर दिया। इसी दौरान में दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने ताया मासूम और मुन्ना खड़े थे। ताया मासूम ने पूछा, किससे बात कर रही थी धीर रानी? कि कोई नहीं, अजमल खान था। शानी ने पेशानी से पसीना पूंछते हुए कहा, तुम कुछ छुपा रही हो, तुम रियाज का नाम ले रही थी। शानी निचला होंठ दांतों में दबा कर रह गई। इसके जिस्म पर हल्की सी लर्जिश थी। ताया ने इसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, डिप्टी रियाज था ना? शानी ने इस बात में सर हिलाया और दो ताज़ा आंसू इसकी आंखों से ढलक गए। मैंने आपसे कहा था ना ताया जी, इंस्पेक्टर को कुदरत की तरफ ना भेजें, ये लोग मिले हुए हैं। मेरा मतलब है कि डिप्टी रियाज और कुदरत वगैरह। डिप्टी रियाज धमकियां दे रहा था, आप जानते ही हैं वो कितना बुरा बंदा है। इंस्पेक्टर अहमद ने कुदरत से जो पूछगछ की है उसी की वजह से रियाज भड़क गया है। तो फिर जान ले ले हमारी, मार डाले हम सबको। हम सब खुद चलकर कुदरत के पास पहुंच जाते हैं ताकि वो अपनी बीवियों के बदले हम सब के गले काट डाले। ताया मासूम अर्जदा होकर बोले। उन्हें अर्जदा देखकर शानी ने खुद को संभाल लिया। वो जरा ठहरे हुए लहजे में बोली, ताया जी सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है हो जाएगा। बस हमें जरा हौसले से काम लेना होगा। जो बंदा अपने करतूतों की वजह से अपनी मौत खुद आप मर रहा है, उसे हम मारने के लिए क्यों हाथ पांव चलाएं? आप बस दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। ताया मासूम ने एक सर्द आह खींची। मेरी थी, इसलिए तो मैं कहता हूं कि रियाज और कुदरत जैसे बेरहम लोगों वाली इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए तुझे एक मजबूत सहारे की जरूरत है, और ऐसा सहारा जो हर खतरे के सामने दीवार बन जाए। शानी ने सोचा, एक दीवार तो है सही, लेकिन पता नहीं वो किन अंधेरों में खोई हुई है। वो ताया को उम्र रसीदा हाथ थाम कर बोली, ताया जी आप अपनी बेटी को इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं? मैं रियाज जैसे लोगों का सामना कर सकती हूँ और आपको करके दिखाऊंगी। ताया मासूम के सुर्खुल सफ़ेद चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी बहादुर लेकिन कम उम्र भतीजी से मुत्तफिक नहीं है। बेशक उन्हें इसकी सलाहियतों पर एतमाद था और इलाके के लोग भी शानी को पूरी मोहब्बत के साथ मरहुमा वड्डी आपा की जगह समझने लगे थे। लेकिन कुछ भी था, ताया मासूम की निगाह में वो इन सारे कामों के लिए कम उम्र थी। दोपहर से पहले शानी से मिलने के लिए सैकड़ों लोग आते थे। उनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे होते थे। ये इज्तिमा उमूमन खुली कचहरी की शक्ल इख्तियार कर लेता था। शानी लोगों में घुल मिल जाती, उनके मसाइल सुनती, उनके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखने की कोशिश करती। इस तरह इसके अपने ज़ख्मों को भी मरहम मिलता। इसका ध्यान अपने दुखों की तरफ से बहुत बढ़ जाता। लेकिन ऊपर तले होने वाली इन वाक़यात के बाद ताया मासूम, खालू एजाज और दीगर बुजुर्गों ने शानी को इस तरह लोगों में घुलने मिलने से रोक दिया। शानी को कलक तो हुआ, मगर वो जानती थी कि यह सब कुछ इसकी हिफाजत के लिए है। शानी ने दरमियानी रास्ता ये इख्तियार किया कि थोड़े लोगों से मिलती, उन लोगों को छोटे छोटे ग्रुपों की शक्ल में और तलाशी लेने के बाद शानी के पास भेजा जाता था। लोग शानी के दीवाने थे। मर्दोजन और बच्चे इसकी एक झलक देखने के लिए घंटों और पैरों हवेली से बाहर खड़े रहते थे। वड्डी आपा के बाद शानी उनके लिए इलाके में एक ऐसी शख्सियत बनकर उभर रही थी जो उनके दुख दर्द की साथी थी और वो इसके साथ कल्बी ताल्लुक महसूस करते थे। शानी बीबी हॉस्पिटल तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था। दर हकीकत इस हॉस्पिटल ने कुर्बो जवार से कुदरत और उसके चेलों के पांव उखाड़ दिए थे। हॉस्पिटल से शिफा याब होने वाले मरीजों का असल मोहसिन तो बाहिम्मत डॉक्टर बहरोज था, लेकिन बहुत से सादालू ऐसे भी थे जो सेहतयाब होने के बाद रंग वाली की छोटी चुदरानी को सलाम करने पहुंच जाते थे। ये सारी सूरत हाल यकीनन कुदरत और उसकी आवारियों के सीनों पर तीर की तरह लग रही थी और इसका सबूत शानी पर होने वाले कातलाना हमलों से भी मिला था। 2 रोज़ बाद जब चौधरी बाबर हवेली से रुखसत होने लगा तो ताया मासूम ने शानी को बताया, शानी पुत्र बाबर जा रहा है, जा उसे रुखसत करा। अच्छा ताया जी, शानी ने होले से कहा।
अगर 2 रोज़ पहले वाली बात ना हुई होती तो शायद शानी उसे बड़े तपाक से रुखसत करती, मगर अब वो अपने दिल पर भारी बोझ महसूस कर रही थी। वो जानबूझकर नहीं गई। वो ताया मासूम को अपनी तरफ से कोई मुस्बत इशारा नहीं देना चाहती थी, लेकिन ऐन उस वक्त जब बाबर जा रहा था, शानी खुद को इखलाकी तकाजा पूरा करने से बाज ना रख सकी और उसे रुखसत करने के लिए आ गई। बाबर को भी गालबन ताया मासूम की ज़बानी इन धमकियों का इल्म हो चुका था जो डिप्टी रियाज ने शानी को दी थी। बाबर ने रियाज के बारे में चंद सख्त अल्फाज कहे और शानी को यकीन दिलाया कि अगर रियाज ने बीच में कूदने की कोशिश की तो वो सब मिलकर उससे निपटेंगे। बाबर के जाने के बाद शानी सीधी दूसरी मंजिल के उस कमरे में पहुंची जहां आपो जायदा और भाई इकराम का कयाम था। दोनों बच्चे साथ वाले कमरे में सोते थे। वो चारों यहाँ खासा तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे थे। वैसे उनके गांव पहाड़ू में भी अभी तक खैरियत ही गुजरी थी। शानी को आरिफ के ज़रिए जो खबरें मिली थी उनके मुताबिक अभी तक कोई पुलिस वाला किसी तफ्तीश की गर्ज से पहाड़ू गांव नहीं पहुंचा था। इसका मतलब था कि काचीवाल गांव के मुच्छल हवालदार के सिवा किसी की यादाश्त ने गैर मामूली तेज़ी से काम नहीं किया था। थानेदार आकिल गोंदल और उसका अमला इस बात से बेखबर ही रहा था कि उनके हवालात में पूरे एक दिन बंद रहने वाले मियाँ बीवी दर हकीकत रुस्तम सियाल के बहन बहनोई थे और ये वो 2 अफराद थे जिनकी तलाश में पुलिस तवील अरसे से मारी मारी फिर रही थी। एक हैरत की और दिलचस्प बात यह थी कि कई दिन गुजरने के बावजूद मुच्छल हवालदार की पुरस्रार गुमशुदगी का कोई नोटिस नहीं लिया गया था। उसकी बुलंद आवाज़ फटफटी नाले में पोशीदा थी। हवालदार के बारे में थाने में यह समझा जा रहा था कि वो इतला दिए बगैर कहीं गया हुआ है। शानी आपोजाइदा के कमरे में पहुंची तो वो अकेली बैठी हुई थी। भाई इकराम नीचे मर्दाने में गए हुए थे। दोनों बच्चे साथ वाले कमरे में पढ़ रहे थे। माँ बाप की ख्वाहिश के मुताबिक दोनों बच्चे तालीम पर बहुत तवज्जो देते थे। चांदी दिनों में शानी उन्हें बहुत पसंद करने लगी। शानी आपोजाइदा के पास बैठ गई। आपोजाइदा ने उठकर दरवाज़ा बंद किया और फिर अलमारी खोली। अलमारी के एक खाने में से उन्होंने वही स्कूल बैग निकाला जो यहाँ पहुँचते हुए सरमद के पास नजर आया था। शानी के सामने बैग खोलते हुए आपोजाइदा आबदीदा हो गई और बोली, शानी, इन चीज़ों को अमानत समझकर अपने पास संभाल लो। ये क्या है आपा? गहने हैं, कुछ मेरी शादी के और कुछ रुस्तम की शादी के, जो पता नहीं कभी होगी भी या नहीं। आपोजाइदा ने बैग में हाथ डाला। सोने का एक जुड़ाऊ हार, 4 कड़े और 2 खूबसूरत झुमके निकाले गए। ये एक मुकम्मल सेट था। इस सेट के अलावा 2-3 अंगूठियाँ और नथली वगैरह भी थी। वो ये जेवर शानी को दिखाते हुए बोली, ये मैंने बड़े चाह से रुस्तम की वोटी के लिए बनवाए थे। इसके अलावा कई जोड़े कपड़ों के भी थे। मैं इन चीज़ों को संभाल कर रखती थी, बार बार देखती थी। मुझे इन बेजान चीज़ों में रुस्तम की वोटी की खुशबू आती थी। वो वोटी जो मैंने अभी देखी भी नहीं थी, लेकिन जिसका रुस्तम ने मुझसे वादा किया हुआ था। शानी ने खूबसूरत जेवरों पर हाथ फेरते हुए कहा, आपकी तमन्ना ज़रूर पूरी होगी आपा। एक ना एक दिन ये गहने आपके भाई की वोटी ज़रूर पहनेगी। पता नहीं वो वेला कब आएगा। अब तो सब कुछ अंधेरे में डूबता जा रहा है। कहते हैं बड्डे डेरे की लड़ाई में डिप्टी रियाज ने रुस्तम पर बड़ा जुल्म किया था। उसकी एक टांग काट दी थी। कुछ कहते हैं कि दोनों टांगे और कुछ कहते हैं कि आम लड़ाई के वक्त वो बंधा हुआ था और गोलियों से छाननी हो गया। आखिरी अल्फाज कहते कहते आपोजाइदा की आवाज़ बैठ गई, आंसू गिरने लगे। ये सब बातें हैं, इनमें सबूत कहीं नहीं है। मैं अखबारों में भी इस बारे में पढ़ती रहती हूँ, लेकिन ये तो सच है ना कि डेरे की लड़ाई में बहुत सी लाशें सड़कर सुवाह हो गई थी। क्या पता किस किस माँ का पुत्र और किस किस बहन का भाई मरा था। हाँ, ये तो कुछ पता नहीं, शानी ने कहा। आपोजाइदा ने आंसू पूंछते हुए जेवर शानी के हवाले कर दिए और उसे कहा कि वो आर्जी तौर पर इन्हें संभाल ले। शानी कुछ देर तक आपोजाइदा के पास बैठकर और जेवरों वाला बैग लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। वो भी रुस्तम के लिए उतनी ही दुखी थी जितनी आपोजाइदा दुखी थी, लेकिन आपोजाइदा का ख्याल था कि रुस्तम वड्डे डेरे की लड़ाई में गुम हुआ है, जबकि शानी ये बात जानती थी कि वड्डे डेरे की लड़ाई के बाद भी कई माह तक रुस्तम जीता जागता था और इसी दौरान उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हुई थी। उसने शानी से शादी की थी। इसके साथ कई हसीन शामें, कई खूबसूरत रातें और चमकीली सुबह गुजारी थी। ये ज़िंदगी का वो यादगार हिस्सा था जिस पर कई जिंदगियां कुर्बान की जा सकती थी। और फिर एक सुबह वो अपने दोस्त साथियों समेत सुबह के तारे ही की तरह ओझल हो गया था। उसकी गुमशुदगी अब तक बेनामो निशान थी। बस सबील कामत राकब खान के पास से चंद इशारियाँ मिली थी और वो भी फिल वक्त बेमानी नजर आ रही थी।